हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम ओनली बेसिक पढ़ेंगे। आज हम केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, ओनली बेसिक फिजिक्स के बेसिक्स देखेंगे जो हमें आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में मदद करेंगे। हालांकि ये टॉपिक जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिजिक्स में जरूर है। अब आपको टेंशन ये हो सकती है, सर हमें तो फिजिक्स नहीं आती। उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं आपको जब समझाऊंगा आपको इजी लैंग्वेज में एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, लेकिन ये चीजें आगे बढ़ने से पहले सीखना जरूरी है। आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है। क्या क्या आज हम पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, फिर हम वेव के बारे में बेसिक देखेंगे, जैसे वेव में वेवलेंथ किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, वेव नंबर, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, ये सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद अपने को देखना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फिर लास्ट में हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सब टोटल फिजिक्स है जो आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यहां भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, भले ही आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, या कभी आपको समझ में आया हो या ना आया हो। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसमें देखो अपने को क्या करना है। पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म लिख लो इसकी, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये अपने को पढ़ना है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात यहां पे आप, कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ऐसी रेडिएशंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। तो ये बात बताई थी मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा ए चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और सबसे खास बात उन्होंने ये बोली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ना कि ओनली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, बल्कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होगी उसके भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए इधर ये पार्टिकल जा रहा है, जैसे ये मान लो ये पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, यानी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जेड एक्सिस के अलोंग ये परपेंडिकुलर आएगा एक्स एक्सिस के, है ना, ऐसे। तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रही बात? अगर एक्स उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, तो ये जो वेव बनेगी ये आपकी कहां बनेगी? एक्स वाई प्लेन में। किसकी? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की। और एक्स जेड प्लेन में किसकी बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड की। अभी मैं बना के भी दिखा दूंगा, एक बार बस सुन लो, फिर लिखवाऊंगा भी सही। फिर इसके बाद बात आती है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे खास बात है, वो जैसे कि हम जैसे साउंड वेव और वाटर वेव की बात करते हैं, तो उनको मूव करने के लिए वे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मूवमेंट के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और वैक्यूम में जो उनकी स्पीड है वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे बनती है। जो बातें मैंने बताई फिर वो बाद में हम लिख लेंगे, क्योंकि एक बार डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक बार रिपीट करते हैं इसको। मान लीजिए हमने ये बनाया आपका वाई एक्सिस, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, कलर भी चेंज करना पड़ेगा। ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक, और यहां पे मैंने ये बना दिया इसका एक्स एक्सिस, ठीक, और यहां पे हम बना देंगे ये एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। और मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहां पे ये दिखा देते हैं ये ऐसे, ये जेड एक्सिस, ठीक है, यहां पे हम ये दिखा देते हैं जेड एक्सिस, ठीक। मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, यहां पे जो हम शो करेंगे, मान लीजिए मैं रेड कलर से यहां पे, ये आपका रेड कलर से मान लीजिए क्या शो कर रहा हूं, मान लीजिए रेड कलर से मैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव्स आपकी हैं। और इसके साथ मान लीजिए दूसरे कलर से, किसी भी कलर से मान लीजिए आप, मैं यहां पे ये वाला कलर आपका यूज कर रहा हूं, व्हाइट वाला ही कलर यूज कर रहा हूं। व्हाइट कलर से मैं आपकी मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका बना रहा हूं। समझ आ रही बात? तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है,
मैग्नेटिक फील्ड वाइट से रहेगा आपका, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैंने रेड से लिखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, और ये जो एक्स डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा जो मैं आपको सीधा समझा रहा था। अब देखो यहां पे एक्स एक्सिस में एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो वाई एक्स, ये एक्स जेड प्लेन में उसका हमने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एक्स के परपेंडिकुलर कौन सा, एक्स वाई प्लेन में आएगा। समझ आ रही है बातें आपको? अब हम इसको साथ के साथ लिख लेंगे, आप ये बना करके साथ के साथ लिख लें। अभी देखो साथ के साथ लिखना, आपको सबसे पहली लाइन लिखो, जो जो बातें मैंने बोली थी बस वो लिखना है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जो मैं बोलते जा रहा हूं मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ए चार्ज ए मूविंग, नहीं ऐसा लिख लो, एन एक्सेलरेटेड बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक, जो मैंने आपको बताया था। समझ आई बात? दूसरा हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, भाई सबसे पहला पॉइंट तो समझ में आ गया ना कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दूसरा पॉइंट ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। सेकेंड पॉइंट हमारा ये था, ठीक है, समझ में आ गया आपको? थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, और वैक्यूम में उनकी स्पीड क्या होगी, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। लिखो, इसमें हम लिखेंगे EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, they can travel in vacuum with speed of light। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, दैट इज कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बातें आपको नोट करनी है, ये EMR के बारे में हमें पढ़ना था। कोई भी मूविंग नहीं, हम बोले एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कहते हैं। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जिसपे चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली स्पीड से चल रहा है, स्पीड बढ़ाते ही जा रहा है, या बोल दो एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ में स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी, क्यों, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक। तो इससे क्या होगा, जब वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। और EMR की सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक ये है, उनको मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिक सी बातें लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड दिखेंगे हम, जो बेसिक सी बातें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, वेव के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो लिखेंगे। तो अब देखो, जैसे मान लीजिए ये एक वेव है, ये यहां पे मैं एक वेव बना रहा हूं ऐसे, ये एक वेव है आपकी, ठीक है, और यहां पे जब हम ये वेव बनाते हैं तो इसमें जो टॉप वाला पार्ट रहता है, सबसे टॉप वाला, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, CREST, और ये क्या रहता है, दिस इज ट्रफ, टी भी लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, और ये भी ट्रफ, ठीक। सबसे पहला क्या आएगा, देखो सबसे पहला इसमें जो हम पढ़ेंगे लैम्डा, वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा। साथ के साथ लिख लेना इसमें, है ना, इसमें अपने को टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है बेसिक चीजें आपको पता हो, नहीं पता हो तो सुन लो,
है ना, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। दो लगातार क्रेस्ट या ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, लैम्डा। यानी यहां से ये जो डिस्टेंस होगा, है ना, यानी यहां से ये वाला डिस्टेंस, दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, ठीक, दिस इज लैम्डा। फिर दूसरा नंबर जो आता है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी लैम्डा की यूनिट बता दो। यूनिट वही होगी जो लेंथ की होती है, क्योंकि इट इज द डिस्टेंस, है ना। यूनिट वाली मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर इनवर्स हो सकती है, और क्योंकि वेव की टर्म में बहुत छोटी वैल्यू हम यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर, है ना, ये सब आप जानते हो। सेकंड नंबर वेव नंबर, इसको हम न्यू बार से शो करते हैं। इसको लिखेंगे हम इट इज डिफाइंड एज द number of waves in unit length। समझ आया बात आपको? देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहां से बात करें, यहां से यहां तक एक साइकिल पूरा हो गया ना, जिसमें दो ये देखो क्रेस्ट टू क्रेस्ट, या यहां देखो इस चीज को अगर यहां से यहां तक बोल दूं, एक साइकिल पूरा दिख रहा है आपको, ये एक साइकिल दिख रहा है, और या यहां से यहां तक बोल दूं क्रेस्ट टू क्रेस्ट, या बोल दो ट्रफ टू ट्रफ, तो एक साइकिल पूरा दिख रहा है, यानी एक वेव हो गई। एक वेव में आपका कंप्लीट एक लैम्डा आ रहा है ना। तो एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव आएंगी, यानी वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्डा बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे, ठीक है, 1/लैम्डा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जो लैम्डा की है उसकी इनवर्स, मीटर इनवर्स बोल दो, सेंटीमीटर इनवर्स बोल दो, या एंगस्ट्रॉम इनवर्स आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एंगस्ट्रॉम इनवर्स भी हम बोल सकते हैं। इसको सही से लिख सकता हूं मैं थोड़ा साफ, एंगस्ट्रॉम इनवर्स, ठीक। नेक्स्ट ये हो गया अपना वेव नंबर। थर्ड क्या आता है, थर्ड हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इसको हम न्यू से शो करेंगे, ये न्यू बार है, वो ओनली न्यू है। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। क्या होगा, इट इज द number of waves passing through a point in unit time बोल दो, या in 1 सेकेंड बोल दो, in 1 सेकेंड बोलते हैं हम, ठीक, समझ आया। और इसको न्यू को जो हम शो करेंगे 1/t से। व्हाट इज t? t इज टाइम पीरियड, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, टाइम का उल्टा, यूनिट क्या होगी इसका, टाइम का उल्टा, यानी सेकंड इनवर्स, और इसको हम हर्ट्ज भी लिख देते हैं। समझ आ रही बात? नेक्स्ट फोर्थ इज टाइम पीरियड, यानी इसको टी से शो करते हैं, ठीक भाई। टाइम पीरियड, इट इज द टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट। भाई जैसे ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमने मान लिया, मान लो, ठीक। तो ये वेव यहां से शुरू हुई, तो यहां से पास करेगी पूरी, और यहां तक पूरी कितनी देर में पास कर जाएगी, ठीक। क्या लिखेंगे, इट इज द टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट, ठीक है। और टाइम की यूनिट आपको पता ही है, टाइम की यूनिट मैं नहीं लिखवा रहा क्योंकि सबको पता है सेकंड होती है, ठीक। यहां पे टाइम की यूनिट लिखना चाहो तो लिख लो सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ आता आपका वेलोसिटी, इसको v से शो करेंगे। ये v है, v में और न्यू में डिफरेंस रखना आप, है ना, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। आपके v में और न्यू में डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव इन यूनिट टाइम, ठीक। यानी हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू, हम भाई एक वेव का डिस्टेंस टोटल कितना है, एक वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है, पूरा लैम्डा, है ना, और डिवाइड बाई पूरा टाइम कितना लगती है एक वेव पूरा टाइम पास करने में, टाइम पीरियड कितना है t, तो लैम्डा अपॉन t, और 1/t को क्या लिख सकते हो,
फ्रीक्वेंसी न्यू है ना, लैम्डा इंटू न्यू, दिस इज द वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड हो सकता है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकता है, एंगस्ट्रॉम पर सेकंड है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड लिख लो, आपकी मर्जी है, एंगस्ट्रॉम पर सेकंड लिख लो, ठीक। एंड नेक्स्ट सिक्स्थ इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को कैसे शो करेंगे, स्मॉल ए से शो करते हैं। एम्पलीट्यूड एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला, ये जो है ये आपका एम्पलीट्यूड है ना, इट इज हाइट ऑफ ए क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ए ट्रफ, ठीक। इट इज हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ क्रेस्ट, ये आपका एम्पलीट्यूड है। और इसकी भी यूनिट क्या आएगी, वही मीटर में बोल दो, सेंटीमीटर में बोल दो, ये कितनी है हाइट। समझ आ रही बात। तो ये बेसिक सी बातें हैं, आपको पता भी होंगी, फिर भी नोट कर लो एक बार, क्योंकि बेसिक हम पढ़ रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, EMR स्पेक्ट्रम भी बोल देंगे इसको, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं अपना। बॉक्स हम यहाँ से इस लाइन से बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा बन जाएगा, ऐसे यहाँ तक, और फिर यहाँ से हम बॉक्स को यहाँ तक लेके जाएंगे, और ये अपना बॉक्स बन गया। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कॉस्मिक रेज। कौन सी रेज, कॉस्मिक रेज। फिर आएगी अपनी गामा रेज, गामा रेज। फिर आएंगी हमारी एक्स रेज, फिर आएंगी हमारी यूवी रेज, यूवी रेज माइनस मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। फिर आएगा हमारा विजिबल रीजन, ठीक। और फिर आएंगी हमारी इंफ्रारेड रेज, और फिर आएंगी हमारी माइक्रोवेव, और फिर सबसे लास्ट में आएंगे हमारी रेडियो वेव्स। समझ आ रही बात, ठीक। तो अब इधर देखो, इनका अब हमें वेवलेंथ लिखना है। तो वेवलेंथ की अगर बात की जाए 0.01 एंगस्ट्रॉम तक, 0.01 एंगस्ट्रॉम से अगर कम है तो आपकी कॉस्मिक रेज होंगी, है ना। इधर जितना भी कम होगा, समझ रहे हो, इधर बढ़ता जाएगा, ठीक। तो अगर 0.01 से 0.1 एंगस्ट्रॉम तक है तो वो हमारी इसके बीच का 0.01 से 0.1 एंगस्ट्रॉम तक अगर आपका लैम्डा आ जाता है, वेवलेंथ आ जाता है, तो वो गामा रेज होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आगे सारी चीजें आएंगी, अपने आप सीख जाओगे, बस एक बार देखो इसको। फिर एक्स रेज आती है, इनका वेवलेंथ रहता है 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम तक का, और 100 एंगस्ट्रॉम से 3800 एंगस्ट्रॉम तक का किसका रहता है, यूवी रेज का, अल्ट्रावायलेट रेज। फिर 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक हमारी विजिबल रीजन आता है। फिर उसके बाद 7600 से 10⁶ एंगस्ट्रॉम तक आपका इंफ्रारेड रेज आएंगी, और फिर 10⁶ से 10⁹ एंगस्ट्रॉम तक आपका माइक्रोवेव, और 10⁻12 एंगस्ट्रॉम तक आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव में पहले इधर FM और फिर इधर AM, जो आप देखते हो रेडियो वेव में, हम रेडियो वेव पढ़ते हैं ना, FM AM वो, ठीक। तो वो रेडियो वेव आपकी, ठीक। लेफ्ट टू राइट जाने पे लैम्डा बढ़ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है जो हम ये पढ़ रहे हैं, विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो विजिबल रीजन के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे विजिबल रीजन के लिए हम बना लेते हैं एक बार, ये आपका विजिबल रीजन बनेगा, जहां पे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, विबग्योर, GYO, और सबसे लास्ट में R, ठीक। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सबको पता है। यहां पे 3800 एंगस्ट्रॉम, समझ आ रही बात, और ये 7600 एंगस्ट्रॉम। अब आप कहोगे सर एनसीईआरटी में यहाँ पे 400 नैनोमीटर से, और यहाँ पे आपका 750 नैनोमीटर दे रखा है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये तो आपको पता ही होगा ना भाई, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू
10⁻10 मीटर, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर, या ऐसा बोल दो 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। एक आता आपका पिकोमीटर, 10⁻12 पिकोमीटर, है ना। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, मेनली तो आपके यही यूज होंगे, बाकी आपको आते हैं, ठीक। माइक्रो वगैरह आपको आते होंगे, 10⁻6 वगैरह, है ना, ठीक। ये इजी सा है। तो देखो इधर देखो, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका, ठीक। तो अब इधर हम लेफ्ट टू राइट जाने पे, इधर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, और हम जो लिखते हैं C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हमने लिखा था। अब जैसे हम मानते इसको बोल दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है यानी स्पीड ऑफ लाइट से, तो C तो हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और ये C कांस्टेंट हो जाएगा, देन लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, होगा कि नहीं होगा। या ऐसा बोल दो C इज इक्वल टू, या पहले यहां पे ऐसा लिखो, बल्कि ऐसा लिखने की बजाय हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लो न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, या ऐसे लिख देंगे हम न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक। तो आप जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लैम्डा तो इंक्रीज होगा और न्यू डिक्रीज होगा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक। ये आपको बस ये ऐसे एक इमेज बना लेनी है, अपने नोट्स में बना लो और उसको ध्यान रखना है। मेनली अपने ये रीजन यूज होंगे, यूवी रेज, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन। कहां काम आएंगे, जब मैं ये आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये तीनों चीजें ये काम आएंगी, वहां पे बार बार यूज होगा। यूवी रेज है, विजिबल रीजन में है, या इंफ्रारेड रीजन में है, तो वहां पे जब यूज होंगी ताकि आपको ये चीज अननोन ना लगे, और वहां पे आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आएंगी तो उनकी आपके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपको पता लगेगा हाँ यार ये यूवी रेज, अच्छा इसलिए इसको हम यूवी रेज का इसको अल्ट्रावायलेट रीजन बोलते हैं, इसलिए बामर सीरीज को हम विजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक। वहां पे समझ में आएगा आपको, लाइमन को हम अल्ट्रावायलेट रीजन बोलेंगे, बामर सीरीज को हम विजिबल रीजन बोलेंगे, फिर बाकी की लाइंस अपनी इंफ्रारेड रीजन में जाएंगी। क्यों जा रही है, तो वहां पे जो भी स्पेक्ट्रम बनेंगे, जो भी लाइन से स्पेक्ट्रम बनेगा, वहां से एनर्जी डिफरेंस से आप लैम्डा वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। वहां से आपको एक एक चीज समझ में आएगी, पहले ये क्यों बताया था मैंने। बस अभी तो आप नोट करो, और जितना समझा रहा हूं उतना समझो, आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो प्लैंक्स क्वांटम थियरी। क्या हेडिंग डालनी है अपने को, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये प्लैंक क्या है, प्लैंक साइंटिस्ट का नेम है जो जर्मनी के थे, जर्मन साइंटिस्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इससे पहले एक एनसीईआरटी में भी आपके समझाया गया है एक छोटी सी बात, वो मैं आपको समझा देता हूं। आप ना एक बॉल ले लो आयरन की आपने बॉल ली, आप उस बॉल को खूब गर्म करो, मतलब इतना गर्म करो इवन अप टू रेड हॉट। फिर उस बॉल को आप एक काम करो, एक अंधेरे कमरे में ले जाओ, डार्क रूम में ले जाओ, तो थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे ना वो बॉल चमकती हुई दिखाई देगी आपको। वो चमकती हुई दिखाई क्यों देती है, आपने वैसे तो उसको गर्म किया था हम लोगों ने, तो उसने जो हीट एब्जॉर्ब की थी, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब की थी, लेकिन जब वो इमिट करता है वो उसको लाइट की फॉर्म में आपको दिखती है। तो इनको हम कहते हैं रेडिएशंस। वो एनर्जी हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हुई और लाइट की फॉर्म में, लाइट रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आ रही है। तो जो भी कभी भी, अब प्लैंक ने यह बताया था कि कभी भी कोई एनर्जी या रेडिएशंस बोलते हैं, तो रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब होंगी या इमिट होगी, तो वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो डिसकंटिन्यूअस होती है। जैसे हम देख रहे हैं लाइट कंटिन्यूअस आ रही है, आपको दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये रेडिएशन ऐसा नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है, ये पैकेट्स की फॉर्म में आती है जिन्हें हम क्वांटा भी कहते हैं। और लाइट के केस में इन पैकेट्स को हम, लाइट रेडिएशन के केस में इन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं। बात समझ में आ रही, ये बताया था प्लैंक ने। अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, इसको लिखो, द रेडिएंट एनर्जी या रेडिएशंस लिख सकते हो डायरेक्ट। द रेडिएंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, या सीधा लिख लो, द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड, इज नॉट कंटिन्यूअस but discontinuous,
इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स और क्वांटा। इनको पैकेट भी कहते हैं, एनर्जी पैकेट बोल दो या क्वांटा बोल दो। तो प्लैंक ने ये बताया था कोई भी रेडिएशन है एनर्जी की, मतलब लाइट की फॉर्म में है या हीट की फॉर्म में, तो कोई भी कभी भी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी, कभी भी वो कंटिन्यूअस नहीं होगी बल्कि डिसकंटिन्यूअस होगी। पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी चलती, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, ऐसा, या उनको हम क्वांटा भी कहते हैं। और एक केस और लिख लेना इंपॉर्टेंट, एक स्टार डाल के, इन केस ऑफ लाइट दीज पैकेट्स आर कॉल्ड, दीज क्वांटा आर कॉल्ड फोटोन। In case of light, these packets or quanta, in case of light, these packets or quanta are called photons। ये बताया था प्लैंक ने। समझ आई बात? तो अब जो हम एनर्जी लिखते हैं, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी कितनी इमिट होगी या कितनी एब्जॉर्ब होगी, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये उन्होंने बताया। ठीक, तो एनर्जी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक, और इसको हटाने के लिए यहां पे हम प्लैंक्स कांस्टेंट लगाते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। व्हाट इज एच? एच इज प्लैंक कांस्टेंट। क्या मतलब इसका? एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, तो h की वैल्यू क्या होगी यहां पे? 6.662 इंटू 10 की पावर -34। और इसकी यूनिट क्या लिखते हैं हम लोग? इसकी यूनिट लिखते हैं जूल, एनर्जी की जूल, और ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है सेकंड इनवर्स, उधर जाके क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। ठीक, अब आपने अगर फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ लिया हो तो आपका घर पे एक काम है, आपको क्या करना है, यहां पे h के आपको क्या करना है, यहां पे आप h के मेरे को डायमेंशंस लिख के दिखाओगे। जैसे एनर्जी के लिखते हैं हम, फोर्स के लिखते हैं, ये आपको लिख के दिखाने हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, है ना, साइड में मैं कर देता हूं। तो यहां पे देखना, जैसे अब देखो हम अपने को टाइम इसका पता है, टाइम का पता है, एनर्जी की यूनिट जूल है, एनर्जी का पता तो हम लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मुझे एनर्जी का भी नहीं पता है, तो हम क्या लिखते हैं? एनर्जी की और वर्क की यूनिट जूल है दोनों की, और वर्क क्या लिखते हैं हम? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही करते हैं। फोर्स का क्या पता है मेरे को? फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, ये हम करेंगे। ठीक, मास का क्या लिखेंगे? m, और एक्सेलरेशन क्या रहता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, मीटर का डायमेंशन लेंथ वाला l, और पर सेकंड स्क्वायर t की पावर -2, और डिस्टेंस का क्या लिखोगे? डिस्टेंस का फिर l, है ना, इनटू में ये क्या है आपका mlt2 -2, ये आपका फोर्स का इनटू में l, इसका क्या आ गया? एनर्जी का या आपका वर्क का ml2t-2 इनटू में, और यहां पे सेकंड का क्या है? अब देखो अपने क्या करना है? h का जूल इंटू सेकेंड, ये जूल का है अपना डायमेंशन, एनर्जी का है, तो जूल इंटू सेकेंड ml2t-2 इंटू में t की पावर 1, और यहाँ पे -2 ml2t-1, ये आ जाएगा फाइनल आंसर आपका। तो ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, है ना, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि आपके नहीं आएगा, लेकिन फिजिक्स में तो आ सकता है ना भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट का आप डायमेंशंस बताओ। तो ऐसे कुछ भी, ऐसा नहीं कि अपने को एक एक चीज को रट के चलना है। अब बताओ, मैंने तो फिजिक्स कब पढ़ी थी, फिर भी आपके सामने सोल्व कर दिया। अगर कोई मिस्टेक हो वो आप देख लेना। मैंने आपको ना, मतलब मैं फिजिक्स नहीं सिखा रहा आपको, मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। एक 10th क्लास के बच्चे को बताए एनर्जी और वर्क की यूनिट जूल होती है, तो एनर्जी की जो डायमेंशन आएगी वही वर्क की आएगी, या वर्क की जो आएगी वही एनर्जी की आएगी। तो वर्क मुझे पता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये करता हूं मैं, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम इसको क्या लिखोगे? मास का m लिख दिया, और l मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी lt-2, और d का l लिख दिया, ml2t-2, ये जूल का आ गया, इनटू में टाइम का कर दिया, ये आंसर आ गया आपका। तो अब इसको ना आप चाहे तो एक बार पॉज करके नोट कर लो, आपकी मर्जी है अगर आप करना चाहते हो, नहीं तो मैं रफ कर देता हूँ, नोट्स में अपने काम का ये नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं, एक बार आप यही लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख लो एक बार इसको। अब देखो हमने इक्वल टू एच न्यू पढ़ा है, हम इसको लिखेंगे एनर्जी ऑफ, मान लीजिए हम लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट के केस में लिखेंगे हम एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। क्या लिखोगे? इज इक्वल टू
एच न्यू। ठीक, ये हम लिख लेंगे, ये हमने अभी सीखा। मान लीजिए एन फोटोन है, एनर्जी ऑफ एन फोटोन, एन फोटोन की एनर्जी क्या आएगी, E इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू, और न्यू को हम लिख सकते हैं C अपॉन लैम्डा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिखो, बात एक ही है। समझ आ रहा है? हाँ, अब यहां पे जो एन की वैल्यू आएगी भाई, एक फोटोन हो, दो फोटोन हो, तीन फोटोन हो, 4, 5, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, अरबों, कितने भी फोटोन हो, है ना, तो कितने भी फोटोन हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे फोटोन होते हैं। तो हम यहाँ पे कभी भी, लेकिन एन को कभी ये बोल सकते हैं क्या 1.5 या हाफ फोटोन या 1.5 फोटोन या 3.5 फोटोन, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो हमेशा यहाँ पे एनर्जी का जो आंसर आएगा हम क्या बोलेंगे, हमेशा एच न्यू का क्या आएगा, कंप्लीट मल्टीपल, जैसे एच न्यू, 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, ये सब आ जाएगा। लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोल सकते एनर्जी इज इक्वल टू 0.5 एच न्यू या 3.5 एच न्यू या 5.5 एच न्यू, ये अपने नहीं आएंगे कभी भी। ये बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्योंकि वो एक वो कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए एच न्यू का, क्योंकि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एच न्यू है, तो एन फोटोन की एन एच न्यू होगी। तो अब यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यहां पे इस इक्वेशन में एच सी अपॉन लैम्डा जो हमने पढ़ा, यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा। तो अभी हमने जो वैल्यू रखी है, सारी वैल्यूज हमने ऐसा यूनिट में रखी है, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे जब 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 6 जा 3 2 जा 6 और ये 6 3 6 जा, यहां पे आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 और 19.86 इंटू 10 की पावर -26, ठीक, डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे मीटर में है, तो ये एनर्जी आपकी जूल में आएगी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अप्रोक्स हम लिख सकते हैं, इसको 19.8 को 20 लिख लो, और 20 इंटू 10 की पावर -26, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 25 अप्रोक्स। एनर्जी इज इक्वल टू अप्रोक्स 2 इंटू 10 की पावर -25 अपॉन लैम्डा। समझ आ रही बात? जब लैम्डा किस में हो, मीटर में हो, और ये किस में आएगी, जूल में आएगी। समझ आ रही बात? अब अगर एनर्जी अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी है, तो यहां पे हम लैम्डा जो एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं, बेसिकली आपका ये बहुत काम आएगा, 12,400 अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा को आप यहां पे इस केस में एंगस्ट्रॉम में रखेंगे, और जो एनर्जी की यूनिट आएगी यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। और यहां कन्वर्जन के लिए हमेशा एक चीज और ध्यान रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये कन्वर्जन के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ये फिजिक्स में बहुत प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक, इसके बाद ये समझ में आ गया, अपने को एनर्जी का ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला काम आएगा, उस फॉर्मूला की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आएगी बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें अब मान लीजिए कहीं से भी, जैसे मान लीजिए हम एक काम करें, आगे बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं आप, जैसे ये मान लीजिए अपने अलग अलग एनर्जी लेवल है, ठीक, तो यहां से एक केस में तो फोटोन डायरेक्ट आता है, इसकी एनर्जी E1 है, और एक केस में फोटोन क्या करता है, पहले तो यहां आता है और फिर यहां पे आता है, तो ये इसकी इस केस में E2 है और इस केस में E3 है। तो टोटल एनर्जी तो E2 प्लस E3 E1 होगी ना, एनर्जी का टोटल सम इतना होगा कि इतना गैप है एनर्जी गैप, तो ये गैप प्लस ये गैप, तो टोटल E1 आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3, यही लिखेंगे। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, H न्यू 1, इसके लिए न्यू 1 लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और इसको लिखेंगे H न्यू 2 प्लस H न्यू 3, ठीक, H यहां पे कैंसिल हो जाएगा हर जगह, ये कैंसिल ऐसे, न्यू 1 प्लस इज इक्वल टू न्यू 2 प्लस न्यू 3, ठीक है, ये आ गया। लेकिन हम यहां पे कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये आपको ध्यान देना है, ये रॉन्ग है, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। हम क्या करेंगे, अब एनर्जी में वहां पे रखेंगे Hc अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा 2 प्लस Hc अपॉन लैम्डा 3। अब Hc हर जगह कॉमन आएगा, तो कॉमन आने के बाद कैंसिल हो जाएगा,
1/λ1 इज इक्वल टू 1/λ2 प्लस 1/λ3, ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। एग्जाम में एक बार ये पूछा भी गया था, मतलब डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा, इनमें से स्टेटमेंट दे देगा 1 2, ये भी दे देगा 3 और 4 कि कौन सी रॉन्ग है, तो आप बता दो कि ये वाली रॉन्ग है। ठीक, तो ये ध्यान रखनी है कि ये रॉन्ग नहीं करनी है अपने को। फिजिक्स में भी यूज होगी आपके, वैसे भी केमिस्ट्री में भी पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा आपके, पढ़ना आप इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल प्रैक्टिस, ये घर पे करना है आपको। देखो जैसे आपको बोल दिया भाई मैंने कोई भी रेडिएशन है उसका लैम्डा मैंने आपको दे दिया कि लैम्डा उसका 331 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, देन फाइंड पहला मैंने क्वेश्चन दिया आपको, फर्स्ट इज वेव नंबर, सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज एनर्जी इन जूल एंड फोर्थ इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना, वेव नंबर के लिए क्या करोगे 1/331, ये अब आंसर आपका एंगस्ट्रॉम इनवर्स में आया है। अगर आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -10, अब ये जो इसका आंसर मीटर इनवर्स में आ जाएगा आपका। ठीक, पर मीटर इतने आपकी वेव्स आएंगी। अब फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं हम c/λ, अब c की वैल्यू हम रखते हैं 3 × 10 की पावर 8, ये अपना मीटर पर सेकंड में, तो वे अपने को जो लैम्डा है उसको भी किस में रखना पड़ेगा, मीटर में। 331 × 10 की पावर -10, यानी ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, 3/331, इसको 330 आप मान लो अप्रोक्स, इंटू में 10 की पावर 8, ठीक 18 हो जाएगा ऊपर जाके, है ना। तो इसको एक को कैंसिल कर दो, 10 की पावर ये बचेगा आपका 17, और फिर इसको 3 11 पे कट जाएगा, 100/11 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 15 लिख सकते हैं, और ये 9 पॉइंट क्या आएगा आपका 09 इंटू 10 की पावर 15, इतना आपका हार्ड जा जाएगा। ठीक, थर्ड एनर्जी इन जूल फाइंड आउट करनी है, तो hc/λ आपको h की वैल्यू पता है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में 331 इंटू 10 की पावर -10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0.001 पे ठीक एग्जैक्ट जाएगा, और ये 10 की पावर -24 बचेगा ऊपर कट के, इसको काटोगे तो 10 की पावर -24, ये 10 की पावर -2 है, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 10 की पावर -26 10 की पावर -18 जूल। और एनर्जी आपका किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12,400/λ331, ठीक एंगस्ट्रॉम में ही रखना है इसको। तो आप इसको एक काम करो 12400/330 लिख लो अप्रोक्स, जल्दी कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखा आपने 3 पे कैंसिल, 4 1, और ये आपका किस पे जाएगा 11 पे, 410/11, इसको सोल्व कर सकते हो, 11 3 जा 33 बचेगा 7, और 11 6 जा बचेगा 4, और 4.3 ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ऐसे करते हैं। अब नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन आप घर से कर देना, वो मैं लिख देता हूं। फॉर भाई कोई भी लाइट है, कोई भी रेडिएशन है, उसके लिए एनर्जी दे दी आपको, ठीक एनर्जी मान लीजिए मैंने कुछ भी दे दी आपको, मैंने एनर्जी दे दी मान लीजिए 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी मान लीजिए मैंने, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको न्यू फाइंड आउट करना है, सेकंड आपको लैम्डा फाइंड आउट करना है, थर्ड आपको वेव नंबर तो चलो रहने दो, इसमें कोई जरूरत नहीं है, और एनर्जी इन जूल फाइंड आउट करनी है, ठीक ये फाइंड आउट करना आपको। तो ये लिख लो, वो लिखो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाले, बहुत आसान क्वेश्चन है करने आपको। जैसे पहला दिया गया 2 रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम आर गिवन। 2 वेवलेंथ दे रखी है, एक जिसका 2 रेडिएशन दे रखी है, इसके एक की वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम, सेकंड की है 4000 एंगस्ट्रॉम। देन कैलकुलेट एंड कंपेयर दियर एनर्जी, उनकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है और कंपेयर करनी है। देखो भाई अगर अपने को कंपेयर करने का बोल दे ओनली, ये आईआईटी में पूछा गया था, है ना, आईआईटी में पूछा हुआ है, बहुत आसान था, बहुत पहले का बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। और इसमें अपने को अगर सीधा बोलते, जैसे हमें बोलते कि λ1 हमें दे रखा 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक, और एंड λ2 इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अपने को इवन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, हम क्या करेंगे 12,400/2000, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा आपका आंसर। और ये कितना आएगा, ये आएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल,
और यह आएगा आपका 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका E2 कैलकुलेट करोगे 12,000 डिवाइड बाई 12,000 नहीं बोलेंगे, 12,400 डिवाइड बाई 4,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये आएगा आपका 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब E1 अपॉन E2 करना है, या तो कैलकुलेट करके डिवाइड करो, या हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा, और Hc क्या कांस्टेंट, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो यहाँ लिख देंगे λ2 अपॉन λ1। ठीक, यानी 4,000 डिवाइड बाई 2,000 इज इक्वल टू 2:1 आ जाएगा। ये रेशो पूछा गया था, E1 बाई E2 का रेशो आपको IIT में 2:1, ये आपका आंसर है। इतना आसान सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है NCERT। ठीक, और टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन एक्सीड्स फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, देन फाइंड दिस रेंज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। भाई जो वेवलेंथ है विजिबल रीजन की वो दे रखी है उसने नैनोमीटर में। भाई बोल रहा है कि यहाँ पे 400 नैनोमीटर से कितना है 750 नैनोमीटर तक है। ठीक, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको और इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो सिंपल सा है। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C अपॉन लैम्डा कर दो। C कितना 3 × 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा क्या करोगे, लैम्डा 400 इंटू 10⁻, कितना करेंगे -10 करेंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि मीटर में लिखना पड़ेगा, ऊपर हमने जो SI यूनिट में रखा है उसको, तो 3/4 इंटू क्या लिखते हैं 10⁻⁸ बजाएगा, ऊपर 10⁻16, दिस इज 0.75 एंड इट कैन बी रिटन एज 7.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज में लिखेंगे इसको। ठीक, क्योंकि SI यूनिट में लिया है, SI यूनिट में आंसर आएगा। ठीक, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 750, और इसका न्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, C अपॉन लैम्डा वही 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 750 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−10, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, तो इसको कैंसिल कर दो, 1 ये आ जाएगा 250, 1 अपॉन 250 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻, कितना आ जाएगा 18। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 250 लिख लो, इंटू में 1000 और इंटू में 10⁻15 लिख लो, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 4 पे कट जाएगा, 4 × 10⁻15, तो 4 × 10⁻15 इसका हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसकी कितनी आएगी 7.5 × 10⁻15 हर्ट्ज, तो उधर जाने में फ्रीक्वेंसी घट रही है। तो ये क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन और इस टॉपिक पे करते हैं, लिखो जल्दी इसको। देखो जो ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं ये भी आपके NCERT के हैं, आप NCERT से भी लिख सकते हो और यहां से भी ट्राई कर सकते हो। NCERT के एग्जाम्पल आपके हैं, तो ये अच्छे क्वेश्चन है। जो टॉपिक हमने पढ़ा उस पे लिखो, फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 331 एंगस्ट्रॉम। तो अपने को एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन बतानी है, इसमें क्या दिक्कत है, हम एनर्जी क्या लिखते हैं, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन Hc अपॉन लैम्डा, और एनर्जी ऑफ n फोटोन क्या लिखते हैं हम, n इंटू Hc अपॉन लैम्डा। ठीक, n कितना है यहाँ पे 1 मोल फोटोन, 1 मोल बोलते ही हम क्या समझते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, यानी अवागाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू में 6.62 इंटू 10⁻34 H की वैल्यू और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई ये क्या है आपका लैम्डा कितना थे 331 एंगस्ट्रॉम। इसको हम किस में रखेंगे, जूल में फाइंड आउट करेंगे, तो इसको सभी SI यूनिट में रखा हमने, तो इसको भी SI यूनिट में रखो, मीटर में रखा है ना, एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये कटेगा 0.01 पे, और इसको अब सोल्व करेंगे, ये आपका देखो क्या रहा है 6 इंटू 3, ये तो आ जाएगा आपका 18 है ना, 6 ही मान लिया करो यहाँ पे, 18 इंटू में यहाँ पे 10⁻ ये -2 और 10⁻−34, 10⁻−36 हो गया। ठीक, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10⁻23 और 10⁻8 कितना हो गया 10⁻31 हो गया, और 10 ये ऐड होगा, कितना हो जाएगा 10⁻31 और 10⁻41, यानी 10⁻41 प्लस का इंटू में 10⁻, ये कितना है -36, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 10⁵ जूल, इतनी एनर्जी लिख सकते हैं, या 1.8 इंटू 10⁶ जूल, या हम लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻³ किलो जूल। ये क्वेश्चन था आपका, तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी आ गई, समझ आ रही बात है ना। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हल्की सी फिजिक्स है, फिजिक्स भी कुछ नहीं है,
बचपन में आप पढ़ के आए हो, 9th-10th में पढ़ा आपने, देखो ए 100 वॉट बल्ब इमिट ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। यही तो बताना आपको कि नंबर ऑफ फोटोन कितने इमिट हुए पर सेकेंड। तो हम देखो यहाँ पे पावर दे रखी है अपने को, देखो पावर लिखते हैं हम वाट में, और वाट आपको पता है वाट यानी जूल पर सेकंड में, है ना। वाट को हम क्या लिखते हैं, जूल पर सेकंड, इसका मतलब यही तो होता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये तो लिख सकते हैं। तो अब जो अपने को एनर्जी पर यूनिट टाइम आप लिखोगे, तो एनर्जी क्या होता है, एक फोटोन की एनर्जी है hc अपॉन लैम्डा, ठीक, और n फोटोन की होगी n इंटू hc अपॉन लैम्डा, तो ये एनर्जी इंटू में 1 अपॉन टाइम, और पावर दे रखी आपको 100 वॉट, ठीक। आपको उसने पूछा देन फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड, यानी नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है एक्चुअल में आपसे n/t की वैल्यू पूछ रहा है। तो बाकी को इधर ले आओ, 100 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा ऊपर जाएगा और hc नीचे आ जाएगा। तो n/t की वैल्यू अगर हम लिखेंगे 100 इंटू लैम्डा की वैल्यू किस में लिखोगे, मीटर में, 10 की पावर -10, ये 100 इंटू 10 की पावर -10, और अपने h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर 8, ये कैंसिल होगा किस पे, 100 पे, समझ आ रही बात। तो 10 की पावर ये बचेगा 10 की पावर -26, और ऊपर बचेगा देखो 10 की पावर -8 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 6.62 इंटू 10 की पावर -26, ठीक। और n अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 6.62 इंटू, ठीक, इंटू में 10 की पावर, ये ऊपर जाके 10 की पावर 18 हो जाएगा, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख लो 100 अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर 18 नहीं सॉरी 16 लिखेंगे, समझ आ रहा है, क्योंकि 100 उसमें से लिख लिया ना हमने। तो 6 से डिवाइड कर दो, अप्रोक्स 6.5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 15 6 अप्रोक्स 15 पे जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्स 15 आएगा, तो 15 इंटू 10 की पावर 16 या 1.5 इंटू 10 की पावर 17 अप्रोक्स, ये अप्रोक्स आया, इतने फोटोन पर सेकंड इमिट हो रहे हैं, एक सेकंड में इतने फोटोन इमिट हो रहे हैं। तो ये दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे आपके, अच्छे समझ में आ गए, ये तो बहुत आसान था। एनर्जी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा एक फोटोन के लिए, है ना। तो फोटोन का अपने को लैम्डा भी दे रखा है, तो इनटू में n कर दिया, n यानी एक मोल के लिए फाइंड आउट करना, 6 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या था, उसने पावर दे रखी है और एक फोटोन की उसने वेवलेंथ दे रखी है, तो पूछ रहा नंबर ऑफ फोटोन कितने इमिट हुए, वो जो बल्ब है उसकी पावर दे रखी है आपको, तो वो पर सेकंड कितने फोटोन इमिट कर रहा है ये पूछ रहा है। तो एक फोटोन की एनर्जी निकाल लो, ठीक। और पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, तो एक फोटोन की एनर्जी कितना, hc अपॉन लैम्डा इंटू में नंबर ऑफ फोटोन मान लीजिए n है, n hc अपॉन लैम्डा, n फोटोन रिलीज हुए तो उनकी एनर्जी आ गई, तो इंटू 1 अपॉन इसके टाइम से डिवाइड कर दिया, पावर आ गई, पावर इक्वल टू 100 दे रखिए, n अपॉन t अपने को यहाँ से फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अप्रोक्सीमेशन में चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो वेरी इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिजिक्स में 12th में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको शॉर्ट में मैं यूज करूंगा PEE, ठीक है। फिजिक्स में 12th में पढ़ेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप, तो बेसिक हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ट्यूब ले लिया ऐसे, ठीक, ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब में मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, क्या किया मैंने, दोबारा बनाता हूँ ट्यूब को, ये ट्यूब मैंने एक ली है, ठीक, और इस ट्यूब में मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है, और वैक्यूम इसमें, ठीक, और यहां पे मैंने एक मेटल प्लेट रखी है और इस मेटल प्लेट को हमने बैटरी से जोड़ा है, बैटरी के कैसे टर्मिनल से जोड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक, और यहाँ पे इधर भी इस बैटरी को जोड़ दिया और यहाँ पे आमीटर लगा देंगे करंट वगैरह मेजर करने के लिए, और यहाँ पे हम बना लेंगे एक एनोड, क्या बनाएंगे, ये एनोड रहेगा आपका, और इसको ये है मेटल सरफेस, यहाँ पे ये क्या है
मेटल सरफेस, ठीक, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे जोड़ते हैं इसको, ठीक। अब मुझे यहां पे क्या करना है, यहां पे मैं एक लाइट मारता हूं, ठीक है, जैसे हम यहां पे मेटल सरफेस पे यहां पे लाइट मारते हैं, आप ये मान लो ऐसे, ठीक है, लाइट मारते हैं, ये क्या है, लाइट है, हम लिख देंगे अब, ये है आपकी लाइट। जब मैं यहां पे लाइट मारूंगा यानी फोटोन, फोटोन मैं मेटल सरफेस पे मार रहा हूं। अब मान लीजिए एक एनर्जी का फोटोन होगा, मतलब फोटोन की अलग अलग एनर्जी हो सकती है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन ले रहे हैं। यहां पे क्या होगा, जब फोटोन मेटल सरफेस से टकराएगा तो मेटल के सरफेस में, मेटल के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फोटोन जब जाकर के इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। कब आएगा, जब, भाई अब देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे यहां पे ये न्यूक्लियस है और यहां पे ये आउटर मोस्ट सेल है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन पे आपने एक फोटोन मारा सफिशिएंट एनर्जी का, ठीक। जब आप ये फोटोन सफिशिएंट एनर्जी का मारते हैं यहां पे, तो मतलब जैसे मान लीजिए इसमें और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ठीक। तो अगर आपने यहां पे फोटोन जो मारा है इस मेटल सरफेस पे, अगर उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 4 है या 4.9 तक, 4.999 तक, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पे इसकी जो अट्रैक्शन एनर्जी है वो ज्यादा है। जैसे ही आपने 5 किया इसको, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आ जाएगा। जैसे ही आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने यहां पे फोटोन मारा, एनर्जी मतलब यहां पे हम इसको ऐसा लिख देते हैं, अगर यहां पे जो फोटोन है इसकी एनर्जी ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो क्या होगा, ये फोटोन ये आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो इसको कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोन मारने से इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, तो इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, ठीक। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अगर मान लीजिए इसको बिल्कुल आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दिया है, ये एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स होता है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दिया है, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा मेटल सरफेस से, और बाहर आते ही रेस्ट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। मान लीजिए उससे ज्यादा एनर्जी अगर आपने दी है, उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी आपने दी, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको बाहर निकालने में लग गई। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास होगी, क्योंकि आपने टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफर की है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो मूव करेगा आगे, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लीजिए आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मारा है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको निकालने में खर्च होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मूव कराएगी। समझ आ रही बात। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव भी कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव भी कर सकता है मेटल सरफेस से। समझ आ रही बात। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां से एनोड से कैथोड से एनोड तक अगर एक बार पहुंच गया तो ये पूरा सर्किट बन जाएगा, फिर ये ऐसे सर्किट बनेगा पूरा। समझ आ रही बात। और जैसे ही सर्किट बनेगा तो ये करंट मूव करेगा, और इस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो ये आप ज्यादा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसको क्या कहेंगे, जब सर्किट पूरा बन जाएगा, जब इतनी सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन आपने यहाँ पे मारा ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच जाए, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां तक पहुंचेगा फिर ये पूरा वायर लगी हुई है, पूरा सर्किट बन जाएगा। सर्किट बनते ही पूरे सर्किट में करंट मूव करेगा, और जैसे ही करंट मूव करेगा इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ रही बात। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका था। समझ आई बात। सबसे पहली बात क्या है कि आपको एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन मारना है मेटल सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। समझ आ रही बात। टाइम कितना लगेगा फोटोन मारने में और इलेक्ट्रॉन निकालने में? बिल्कुल कोई टाइम लैग नहीं होगा। जैसे ही आपने फोटोन मारा तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बिल्कुल तुरंत बाहर आएगा। बहुत बहुत मिनिमम सेकंड को बहुत छोटा हिस्सा आप सोच भी नहीं सकते, है ना। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ठीक, तो बहुत कम टाइम लगेगा। हम ऐसा बोलते देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइक ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम ऐसा बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद बताओ नेक्स्ट, अब हम जो फोटोन जो बाहर आ रहा है, भाई जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, या कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? तो नंबर ऑफ फोटोन उतने ही बाहर आएंगे जितने आप फोटोन मारोगे, है ना। और नंबर ऑफ फोटोन को किससे मेजर करते हैं हम? इंटेंसिटी ऑफ लाइट से।
तो नंबर ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब देखो सबसे खास बात यहां पे हमने बोला आपको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको मिनिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इससे अगर कम होगी ना एनर्जी तो वह इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो वह इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इस मतलब मिनिमम आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना फोटोन के लिए, कि इतने एनर्जी का फोटोन तो आपको मेटल सरफेस पे हिट करना ही पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। क्या कहते हैं उसको? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अब हम बोलेंगे उसको वर्क फंक्शनल मेटल, वो एक एनर्जी है। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है। तो हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बातें अपने को जाननी है, बस ये लिख लेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी का बाद में बता दूंगा। एक बार जो 4-5 पॉइंट मैंने बताया आप मेरे साथ के साथ लिख लो या अपने साथ के साथ बना लिया होगा। अब देखो लिखते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट यहां पे हम एक लाइन लगा लेते हैं, वेट, यहां पे एक लाइन लगा के लिख देंगे कि पहला पॉइंट क्या है। लिखो इसमें, फर्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन ए फोटोन ऑफ sufficient energy hits the metal surface, then electron comes out of metal surface. This is known as photoelectric effect। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, समझ आ रही बात? अब सेकंड पॉइंट, फोटोन के स्ट्राइक करने में, फोटोन मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, उसके बीच में कोई टाइम खराब नहीं होगा अपना। लिखो, देयर इज, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो टाइम लैग between striking of photon and ejection of electron। ठीक है, समझ आ रही बात? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब कितने फोटोन उससे बाहर आएंगे, नंबर ऑफ, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted is directly proportional to intensity of light। क्योंकि आपने एक फोटोन मारा, 2 फोटोन मारे या 3 फोटोन मारे तो लाइट की इंटेंसिटी हो गई। तो जितने आप फोटोन, अगर आपने एक फोटोन मारा तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, 2 फोटोन मारे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, 3 फोटोन मारेंगे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फोटोन हमने एक मारा है, एक फोटोन से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम फोटोन की नंबर बढ़ाते जाएंगे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे। ये बात अपने को समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब यहां पे हम क्या कहते हैं, भाई हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन चाहिए इस पे मारने के लिए, मेटल सरफेस पे मारने के लिए, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकें। तो वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको लिख लो, द मिनिमम amount of frequency required to eject photoelectron is called threshold frequency। और इसको हम हमेशा न्यू नोट से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब लिख लो, द मिनिमम
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject photoelectron is called वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। क्या कहेंगे उसको? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कहेंगे, ठीक है। और इसको हम W नोट से शो करेंगे, ठीक। W नोट यानी एनर्जी है, W नोट इज इक्वल टू H न्यू नोट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि W नोट किस पे डिपेंड करेगा? W नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नोट होगा, और यानी W नोट इज इक्वल टू H न्यू नोट। तो ये बोर्ड अपना भर गया, एक बार आप लिख लो काइनेटिक एनर्जी के बारे में और लिखते हैं, एक बार इसको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस। ये बात लिख सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमने देखा अगर मान लीजिए मेटल के जो हमें मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जितनी एनर्जी हम बढ़ाते जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100, तो वो बाकी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये तो हम बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस। जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी हम ये बोल सकते हैं, मान लीजिए हमने एक E एनर्जी का फोटोन मारा, तो उसकी कुछ एनर्जी तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। बाकी एनर्जी जो बचेगी, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे हम एग्जांपल दे रहे थे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा थी, तो वो किस में बचेगी? काइनेटिक एनर्जी में बच जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये मान लीजिए न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन मारा, तो ये मिनिमम कितनी चाहिए? H न्यू नोट प्लस हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे ये me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से हम फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। तो अब यहां से हम ये भी कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये H इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी और न्यू का आपके ग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जब हम बनाएंगे, जैसे यहां पे एक लाइन हमने ये लगाई, एक लाइन हम ये लगा देते हैं, और यहां पे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी शो कर रहा हूं और यहां पे काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं। तो आप एक बात बताओ, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ना फोटोन को बाहर निकालने के लिए। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए उसको क्या कहेंगे हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 तक निकले ही ना, यहां पे आके मैं कहूं, जैसे यहां पे आके मैं बोलूंगा कि इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी दोगे तभी फोटोन बाहर आएगा। इसके बाद जितनी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाएंगे वो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ आपका। और इस ग्राफ को अगर मान लीजिए आपको एग्जामिनर उल्टा बना के दे दे, ऐसे बना के दे दे, ऐसे, इसको मान लीजिए ये करके दे दे, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी यहां दे दे और काइनेटिक एनर्जी यहां दे दे, तो यहां पे आपकी क्या होगी? मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। तो इसके बाद जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये ग्राफ बन रहा है y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है। ये देख लो, ये ग्राफ तो है, स्लोप पॉजिटिव है, h इंटू न्यू। भाई न्यू क्या है आपके? ये x एक्सिस पे लिया हमने, ये y एक्सिस पे ले रखा है, और ये क्या है? माइनस h न्यू नोट। भाई इस पर मिनिमम यहाँ पे 0 है आपकी काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब, ठीक। तो इसके आगे बढ़ेगी, समझ आ रही बात? इसके पीछे रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। समझ आ रहा है? अच्छा, एक चीज और देख लो आप इसके साथ यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपको, वैसे वो फिजिक्स में पढ़नी है, आपके केमिस्ट्री में है भी नहीं, केमिस्ट्री में तो बस इतना ही था काइनेटिक एनर्जी समझाना, ग्राफ भी नहीं आएगा, ठीक। एक चीज और समझाता हूं, मान लीजिए आपको ये बोले भाई, ये उसने बोल दिया ये काइनेटिक एनर्जी है एंड दिस इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, I इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये उसने मान लीजिए आपको बोल दिया। इस केस में आप क्या करेंगे? तो अब आप इंटेंसिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इंटेंसिटी से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं।
आपका इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ना कि फ्रीक्वेंसी। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स होगी, आप कितना ही इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ। और यही ग्राफ अगर आपको ऐसे एक्सिस पे ऐसे बना के दे दे, मान लीजिए बोलते मैं तो यहाँ इंटेंसिटी दे रहा हूँ या काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है ना, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आ रही मेरी बात? तो ये आपके ग्राफ थे, इंपॉर्टेंट ग्राफ ये है केमिस्ट्री के लिए। तो वैसे केमिस्ट्री में ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बस थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया, वैसे कोई खास जरूरत इसकी नहीं है। एक बार इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। आज के लेक्चर के लास्ट 2 क्वेश्चन है, बस आज अपने को इतना ही पढ़ना है, बाकी हम कल करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी के ही हैं, आप पढ़ो इनको और एक बार ट्राई करना चाहिए आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल इज 6 × 10⁻15 हर्ट्ज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर a metal is 6 × 10⁻15 hertz. If photon of frequency 1 × 10⁻16 hertz strikes the metal surface, 1 × 10⁻16 hertz strikes the metal surface, then find kinetic energy of electron. ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, अभी हमने पढ़ा था एनर्जी इज इक्वल टू, भाई कुछ तो एनर्जी किसमें यूज हो जाएगी, उसको इलेक्ट्रॉन को जस्ट मेटल से बाहर निकालने में, यानी उसका वर्क फंक्शन, प्लस बची हुई एनर्जी किसमें काम आएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पे हम इसको क्या लिखते हैं, एच न्यू, दिस इज एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच कितना है 6.62 × 10⁻34, और ये कितना दे रखा उसने 1 × 10⁻16 हर्ट्ज, और न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है 6 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो यहाँ पे एक काम करो आप, 6.62 × 10⁻34 है, उसमें से बाहर कॉमन लो 10⁻15, यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा, और यहाँ बचेगा 6, तो यह आ जाएगा इंटू में 4, 6.62 × 4 इंटू ये कितना बचेगा 10⁻⁻19 जूल। इतना आंसर आ जाएगा आपका। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक, ये आपको बताना था बस। समझ आ रही बात? नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे ना इसको, अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो एक काम कर देना, यहाँ पे 6.62 है ना, इंटू में 4 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कर देना। ये आंसर आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, 19 से 19 ये गया, और ये 0.4, और ये आएगा आपका अप्रोक्स 16 आएगा मेरे ख्याल में, 16.5 अप्रोक्स आ जाएगा, 16.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मान लो आप। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है, बस कैलकुलेशन इसमें भी। व्हेन ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 331 एंगस्ट्रॉम strikes the metal surface, when a radiation of wavelength 331 angstrom strikes the metal surface, electron are emitted with kinetic energy of 1.68 × 10⁵ joule per mole. भाई इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, then find the work function of metal, and also find maximum wavelength required to remove an electron. ठीक, एक तो अपने को W नोट फाइंड आउट करना है और एक लैम्डा नोट फाइंड आउट करना है। दिया क्या, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और वेवलेंथ दे रखी है, रेडिएशन उसकी जो रेडिएशन मारी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी उसने दी है, काइनेटिक एनर्जी ये कितना दिया 1.68 × 10⁵ जूल पर मोल। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर हम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.68 × 10⁵ डिवाइड बाई 6.022 × 10⁻23, इतना जूल आ जाएगा। इसको अप्रोक्सीमेशन कर दो, अप्रोक्सीमेशन करोगे तो इसको 6 मान लो, उसको 1.68, तो इसको कैंसिल करोगे 6 2 जा, है ना, 6 पे 0.2 और बचेगा 4, 6 8, तो ये 2.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा अप्रोक्स। ठीक है ना, या हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में छोड़ दो, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम काउंट कर सकते हैं उसको, अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी उसको
काउंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करने के लिए कैसे करोगे, तो डिवाइड बाई 2.8 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अप्रोक्स ये आएगा आपका 16 1 जा 1 और बचेगा इसमें आपका कितना बचेगा 12 और 16 7 से 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू W नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब अपने को पता है एच सी अपॉन लैम्डा हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और हमने एच सी अपॉन लैम्डा इसमें फॉर्मूला पढ़ा था 12400 बटे लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रख दो तो एनर्जी किस में आ जाएगी आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे इसको 12400 डिवाइड बाई उसका कितना दिया उसने 331, ठीक 331 दे दिया, तो इसको 330 मान लो अप्रोक्स, है ना। ये W नोट है प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये कैंसिल हो जाएगा और ये किस पे जाएगा, अप्रोक्स 4 पे, 4 से थोड़ा सा कम, 4 3 जा। एक काम करते हैं, इस कैलकुलेशन को और सिंपल बना देते हैं। आप है ना इस क्वेश्चन में एक सिंपल काम कर लो, हम इसको ना 300 एंगस्ट्रॉम कर देते हैं। एक्चुअल में एनसीईआरटी में भी 300 एंगस्ट्रॉम ही दिया गया है, और आसान हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन, है ना, क्यों पंगा ले हम इससे। ठीक, तो ये आप यहाँ पे हम 300 एंगस्ट्रॉम ही इसको ले लेते हैं, तो ये कैंसिल और ये कितना आएगा आपका 4 और ये 1, तो और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी 1.75, ये तो एग्जैक्ट सही है ना, तो ये सही मिलेगी आपकी, चेक कर देना बेशक। W नोट इज इक्वल टू 41 माइनस 1.75 यानी 39.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन आ गया। तो दिस इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नोट, यानी इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 1200 अपॉन लैम्डा नोट इज इक्वल टू 39.25, ये फॉर्मूला लगा दो। तो अप्रोक्स इसको आप इसको 40 मान लो, लैम्डा नोट इक्वल टू 2400 अपॉन में 40, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं एक बार, ये आ जाएगा ऐसे, देखो ये कितना आ जाएगा, ये कट आ गया आपका, आ जाएगा लैम्डा नोट इज इक्वल टू 42431 और 0 इतने एंगस्ट्रॉम का आपको फोटोन मैक्सिमम वेवलेंथ ही होगी। इससे ज्यादा का फोटोन अगर मारेंगे तो वो बाहर नहीं आएगा, समझ आ रही बात। इससे ज्यादा के फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक, इससे ज्यादा अगर लैम्डा होगा तो जैसे एज लैम्डा इंक्रीज एनर्जी डिक्रीज, समझ आ रही बात। तो ये था आज का आपका लेक्चर, ओनली फिजिक्स थी, बिल्कुल बेसिक था, इसमें अलग से हमने कुछ किया नहीं, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन कल से नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोर मॉडल, ठीक। तो बोर मॉडल पढ़ेंगे, जो बोर मॉडल आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, तो वो जो बोर मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं वहां से आपका मेन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो आपके एग्जाम में आता है वो शुरू हो जाएगा। अभी तक हम बेसिक और फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट लेक्चर में वो आइसोटोप वगैरह और आइसोबार वगैरह, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज वगैरह तो इंपॉर्टेंट था, आइसोटोन्स इंपॉर्टेंट थे, लेकिन बाकी काम का नहीं है, और ये भी हमने बेसिक आज सीखा है। थर्ड लेक्चर से आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो इसकी डीपीपी सोल्व कर लेनी है अपने को, और इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। एनसीईआरटी में बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी में आपका ये दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वगैरह, एक बार देख लेना, है ना। और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके काम का नहीं है, ये फिजिक्स में आता है, वहीं पर पढ़ लेना, ठीक। ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया हुआ है, पेज नंबर 34 है मेरी एनसीईआरटी में। और इसके बाद फिर हम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आपको दिया गया है, ये पढ़ देना बस आपको। फिर इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बस आप यहीं तक पढ़ना है, ठीक। 38 पेज तक, 38 पेज तक ही जाएगा आपका ना, 38 नहीं आपका ये जाएगा, बस इतना ही जाएगा। इसके बाद ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह मत पढ़ना, इमिशन स्पेक्ट्रम वगैरह अभी मत पढ़ना, मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा, फिर पढ़ देना, अभी मत पढ़ना। बस आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा पढ़ के उसके क्वेश्चन सोल्व करके उसके बाद कुछ भी मत पढ़ना। बाकी मैंने आपको सारे करवाई दिया, एनसीईआरटी अच्छे से करवा दिया, क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। बस ऐसे करते चलो, आगे बढ़ते चलो, हम आराम से अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते चलो, अभी अपने पास टाइम है, तो लिखो इसको अच्छे से। और जो मैंने बोला आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए बोर मॉडल आपको पढ़ के आना है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर कर रहे होंगे, एक एक नोट्स को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, पूरा अच्छे से एब्जॉर्व कर रहे होंगे। तो लगे रहो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक
अच्छे फ्यूचर, इंडिया के फ्यूचर की तरह, मतलब फ्यूचर डॉक्टर की तरह। ठीक, तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।